नमस्कार, स्वागत है आपका चेतन भारत लर्निंग पर। और आज की कक्षा में अध्ययन भारतीय संसद और संसदात्मक प्रणाली का। मगर इससे पहले हम भारतीय संसद का विधिवत अध्ययन करें और खासकर अपनी परीक्षा के लिए प्रश्नोत्तरी तैयार करें कि प्रारंभिकी में और मुख्य लिखित परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। उससे पहले भारतीय संसद की गरिमा, महिमा और इसके महत्व को समझना बहुत जरूरी है। तो इसके महत्व को समझने की कोशिश करते हैं एक घटना या फिर एक कहानी के माध्यम से। बात दिनांक 13 दिसंबर 2001 की, जब भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला किया गया। इस दिन इस हमले में 5 आतंकवादी मौके पर ही मारे गए। इसके अलावा 6 दिल्ली पुलिस के जवान शहीद होते हैं और जो भारतीय संसद की सुरक्षा में जो विशेष फोर्स लगाई गई है उसके 2 जवान, साथ में एक माली की जान जाती है। भारतीय संसद जो भवन है इसको कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचता है। कुछ जगह गोलियों के निशान जो आज भी उसी तरह से रखे गए हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि इस हमला, पहली बात तो ये नाकामयाब हुआ और दूसरी बात, भवन को या फिर जान माल का कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है। हालांकि जब मैं कह रहा हूं जान माल का नुकसान बड़ा नहीं है, तो मैं ये भी जानता हूं कि देश पर अपनी जान न्यौछावर करने वाले अकेले सैनिक की भी जान का कोई मूल्य हम नहीं लगा सकते हैं, वो बहुमूल्य है हमारे लिए। परंतु जब मैं कह रहा हूं कि एक बड़ा नुकसान नहीं हुआ, तो ये उस वक्त की आतंकवादी घटनाओं के सापेक्ष में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जब हम 2001 की बात कर रहे हैं तो उस वक्त वैश्विक स्तर पर और भारत स्तर पर भी आतंकवादी घटनाएं बहुत आम सी बात हुआ करती थी और आतंकवादी कहीं पर भी अपनी मारक क्षमता का उदाहरण दे सकते थे। तो वो चाहे जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली हो या इसके अलावा कहीं किसी बेकरी में बम फोड़ दिया, किसी शहर के बस स्टेशन पर बम फोड़ दिया, ये चलता ही रहता था। और 2001 का साल आपको याद होगा, अमेरिका की धरती पर सबसे बड़ा हमला भी किया गया था, WTC अटैक जिसको हम कहते हैं। तो उस वक्त ये आतंकवादी घटनाएं बड़े पैमाने पर होती थी, उसके सापेक्ष में इतना नुकसान नहीं हो पाया। हम अपने संसद भवन को और हमारे माननीय सांसदों को सुरक्षित रखने में कामयाब होते हैं। लेकिन इसके बाद पहले तो दुनिया भर ने निंदा की, दुनिया भर के जितने भी देश हैं उन्होंने इस घटने की कड़े शब्दों में निंदा की। लेकिन इस बार भारत ने निंदा करने की जगह उससे आगे कड़े कदम उठाने के संकेत भी दिए और कड़े कदम उठाए भी। जैसे इस हमले के कुछ दिनों बाद तत्कालीन उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी देश को संबोधित करते हैं और कहते हैं इस हमले के साक्ष्य हम जड़ा रहे हैं और साथ ही में पड़ोसी मुल्क का इसमें हाथ प्रतीत होता है। और इस हमले के कुछ दिनों बाद देश को संबोधित करते हैं तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और वो ये कहते हैं कि हमारे पास सीधे साक्ष्य हैं जिसमें पता लगता है कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों ने इस घटना को अंजाम दिया है और ये पूर्णतः पाकिस्तान प्रायोजित, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी हमला है और पाकिस्तान को इसका हिसाब देना होगा। साथ ही में भारत के प्रधानमंत्री उद्घोष करते हैं कि अब आर पार का युद्ध होगा और कुछ ही दिनों बाद जारी किया जाता है ऑपरेशन पराक्रम। ऑपरेशन पराक्रम मतलब भारत की जो थल सेना है, जो आमतः आपको अनेक शहरों में कैंटोनमेंट के अंदर दिखेगी, उसको तैनात कर दिया गया पाकिस्तान भारत सीमा के ऊपर, पाकिस्तान की तरफ। जब भी कोई देश अपनी फौज को किसी देश की सीमा पर तैनात करता है, इसका मतलब यह है कि वो सीधे तौर पर युद्ध की तैयारी कर रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी तो उद्घोष दे ही चुके थे, अब आर पार का युद्ध होगा, पाकिस्तान को इस घटना का हिसाब देना होगा। अब भारत की यह प्रतिक्रिया जो है ये देखने लायक थी और भारत पहली बार ऐसी कुछ तैयारी में था कि वो किसी देश के ऊपर हमला करने जा रहा है। तो इसको लेके अखबारों वगैरह में काफी लिखा गया, इसको आलोचना का भी शिकार होना पड़ा। जैसे कुछ अखबारों में तो कुछ लोगों ने ये लिखा कि देखिए, क्योंकि अब ये भारत के जो माननीय लोग हैं उनके ऊपर आतंकवादी हमला हुआ है तो अब ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इससे पहले जब आम जनमानस को नुकसान पहुंचता था, जब किसी बेकरी में, किसी बस स्टैंड में आम लोग मारे जाते थे तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब क्योंकि हमारे नेताओं को ये पता चल चुका है कि आज ये संसद में घुसे हैं, कल घरों में घुसेंगे, अब ये डरे हुए हैं, इसलिए इतनी बड़ी प्रतिक्रिया आ रही है। क्या ये कथन सही थे? क्या ये भारतीय संसद की गरिमा को स्थापित करने में मददगार हैं? नहीं। तो भारतीय संसद के ऊपर हमले के मायने क्या थे, इसकी वजह क्या है? इसको समझाने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति जी कुछ दिनों बाद देश को संबोधित करते हैं और बहुत सुंदर पंक्तियों में, एक पंक्ति में बल्कि, भारतीय संसद के महत्व को, इसकी गरिमा को समझा देते हैं। और वो कहते हैं भारतीय संसद या कोई भी संसद लोकतंत्र का मंदिर होती है।
पार्लियामेंट इज अ श्राइन ऑफ डेमोक्रेसी। इसका मतलब यह जो आतंकवादी हमला था, यह ईंट गारे से बनी किसी इमारत के ऊपर हमला नहीं था, यह भारत की संप्रभुता के ऊपर हमला था, भारत के लोकतंत्रात्मक सरकार के ऊपर एक हमला था। लोकतंत्र का मंदिर कैसे हुआ? तो देखिए, कौन लोग हैं जो लोकसभा और राज्यसभा में बैठते हैं जाकर? तो ये लोगों के प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, ये लोगों की स्वतंत्र आवाज हैं। लोगों ने चुना है इनको कि हम भारत के लोग, लाखों लाख लोगों का एक प्रतिनिधि जाकर भारत की लोकसभा या राज्यसभा में बैठेगा, राज्यों को वहां पर उस प्रतिनिधित्व देगा। तो ये सब लोगों की आवाजें हैं, स्वतंत्र लोकतंत्रात्मक आवाजें हैं। ये जो हमला था, ये भारत की लोकतांत्रिक आवाज के ऊपर एक हमला था, सिर्फ ईंट गारे से बनी हुई किसी इमारत के ऊपर नहीं। तो मैं चाहता ये हूं कि जब भी हम मुख्य लिखित परीक्षा में या अन्यथा कभी संसद के बारे में बात कर रहे हों, तो हम इसकी गरिमा का ध्यान रखें। एक तो आज के मीडिया के दौर में संसद के बारे में अनाप शनाप बातें बहुत कही जाती हैं, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप उस तरीके से अपनी मुख्य लिखित परीक्षा में उसका कोई भी अंग वहां पे पिरोएं। जैसे कि जी यहाँ पर तो बूढ़े बैठे रहते हैं और वक्त बर्बाद करते रहते हैं। अरे इनसे कानून वानून तो बनते नहीं हैं, बस ये लड़ाई में ही सारा वक्त बर्बाद कर देते हैं और सदनों का हाल देखिए, स्थगन में ही सारा समय चला जाता है। ये आलोचना के विषय या आलोचना के बिंदु हो सकते हैं, पर इनसे हम भारतीय संसद की गरिमा को कम नहीं कर सकते हैं। या फिर पान सिंह तोमर ना बनिएगा। जैसे पान सिंह तोमर साहब एक चलचित्र में कहते हैं कि बीहड़ में बागी मिलते हैं, डकैत तो संसद में मिलेंगे। हमें इस तरह की भाषा प्रयुक्त नहीं करनी है अपनी मुख्य लिखित परीक्षा या अन्यथा अगर साक्षात्कार में इस तरह से आपसे कुछ पूछा जा रहा है तो हमें इसका जो संवैधानिक महत्व है, संवैधानिक गरिमा है, उसके सापेक्ष में ही अपने उत्तर लिखने होंगे। अब समझते हैं आगे भारतीय संसद और इससे जुड़े क्या प्रश्न हमें पूछे जा सकते हैं परीक्षा के अंदर। तो सबसे पहले आते हैं भारत की संसद के संगठन के ऊपर या इसके गठन के ऊपर। याद रखेंगे अनुच्छेद 79 में संगठन की बात की गई है। तो जो हमारी संसद है यह 3 कार्यालयों को मिलाकर या 2 सदन और 1 राष्ट्रपति कार्यालय को मिलाकर बनती है। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि जब हम ये कहेंगे कि संसद जो एक संस्थान है ये किन किन अन्य संस्थानों का एक मेल है, तो हम कहेंगे कि संसद अनुच्छेद 79 के तहत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों संस्थाओं को मिलाकर हम संसद कहते हैं। यद्यपि हमारे राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, परंतु जो राष्ट्रपति कार्यालय है यह संसद के संगठन में ही गिना जाता है। तो जब भी आपसे प्रारंभिकी में पूछा जाए कि संसद का संगठन आप बताइए, तो अनुच्छेद 79 को याद रखते हुए हम कहेंगे लोकसभा, राज्यसभा, ये 2 तो सदन हो गए और साथ ही राष्ट्रपति कार्यालय भी इसी के अंदर गिना जाता है। अब आते हैं हम संख्या बल या सदस्यता के ऊपर। तो जब हम लोकसभा की बात कर रहे हैं तो संविधान के अनुसार अधिकतम सदस्यता इसकी हो सकती है 550 + 2 इसको बाहर इसलिए रखा गया है क्योंकि यह आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनीत सदस्य हो सकते थे क्यों, आगे बात करेंगे। परंतु इसमें एक और चीज देख लें कि राज्यों से 530 सदस्य आते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्य आ सकते हैं, परंतु अधिकतम सीमा पर हम अभी नहीं गए हैं। जो लोकसभा की कुल सदस्यता है इस वक्त वो 543 है और यह सभी के सभी चयनित सदस्य होते हैं। अब बात कर रहे हैं कि जो हमने +2 बाहर रखा है, जैसे पहले भी व्यवस्था चली आ रही थी, तो जो भारतीय संविधान है यह प्रदत्त करता था कि आंग्ल भारतीय समुदाय से, एंग्लो इंडियन जिनको कहा जाता है, यदि राष्ट्रपति को किसी भी वक्त यह लगता है कि सदन के अंदर जो आंग्ल भारतीय समुदाय है इनका प्रतिनिधित्व अच्छी तरह से नहीं हुआ है, तो 2 आंग्ल भारतीयों को यहां पर मनोनीत किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। अच्छा, इसमें ये लाजमी नहीं था कि 2 करने ही करने हैं। यदि कभी राष्ट्रपति को ये लगता है कि आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व हो चुका है लोकसभा में, जैसे मान लें डेरेक ओब्रायन साहब थे, तो अगर 2014 से पहले की बात करें तो यह चुनकर आ गए थे, इन्होंने निर्वाचन लड़ा और चुनकर सदस्य बन गए लोकसभा के, तो यह मान लिया गया कि भाई आपका प्रतिनिधित्व हो चुका है आंग्ल भारतीय समुदाय का। तो लाजमी नहीं है कि यहाँ पर आप मनोनीत करें ही करें। यदि किसी वक्त लगता है कि नहीं दे, प्रतिनिधित्व सही तरीके से नहीं हो रहा है, कोई आंग्ल भारतीय नहीं है यहाँ पर, तो आप 1 या 2 मनोनीत कर सकते थे। अब हुआ यह है, एक समसामयिकी के तौर पे भी हम याद रखेंगे कि 104 संवैधानिक संशोधन द्वारा
जो कि हुई है 2020 के अंदर, इसके द्वारा यह प्रथा खत्म कर दी गई है। मतलब हम आगे भी देखेंगे कि जो आरक्षित सदस्यताएं हैं या जो आरक्षित सीटें हैं लोकसभा के अंदर, वो मूल संविधान के अंदर 10 वर्षों तक के लिए आई थी और हर 10 वर्ष पर एक संवैधानिक संशोधन द्वारा उसको 10 वर्ष आगे के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो जब 2020 में बारी आई कि आंग्ल भारतीयों की ये जो मनोनीत व्यवस्था है, क्या इसको आगे 10 साल के लिए बढ़ाना है, तो आगे 10 साल के लिए नहीं बढ़ाया गया। इस वजह से यह व्यवस्था अब खत्म कर दी गई है। तो यहां से वैसे सवाल देखिए कम ही हमें पूछे जाते हैं प्रश्नोत्तरी में, परंतु फिर भी एक तो हमें अनुच्छेद 79 याद रखना है और साथ ही याद रखना है कि आंग्ल भारतीयों के मनोनीत करने की व्यवस्था को 104 संवैधानिक संशोधन 2020 द्वारा खत्म अब कर दिया गया है। जब हम आते हैं राज्यसभा की तरफ, तो संविधान के अनुसार अधिकतम सदस्यता हो सकती है 250, जिसमें से 238 अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। हम आगे निर्वाचन प्रक्रिया देखेंगे, उसमें हमें स्पष्ट हो जाएगा। और साथ ही 12 जो सदस्य हैं ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा के क्षेत्रों से। परंतु यहां पर भी हम अधिकतम सीमा पर नहीं गए हैं और इस वक्त राज्यसभा की जो कुल सदस्यता है वो है 245, जिसमें 12 तो मनोनीत हैं ही हैं, लेकिन इसी के साथ याद रखेंगे राज्यों से आते हैं 225 सदस्य। इसके अलावा दिल्ली से 3 और पुडुचेरी से 1 और जम्मू एंड कश्मीर, जहां पर उसको भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, परंतु राज्यसभा की भी वहां पर सदस्यता है 4 के साथ। अब यहां पर याद रखेंगे कि दिल्ली और पुडुचेरी परंपरागत तौर से सिर्फ 2 ही केंद्र शासित प्रदेश थे जिनको राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसके अलावा जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, जब राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की बारी आती है तो उनकी जनसंख्या को नगण्य मान लिया जाता है सिर्फ राज्यसभा में प्रतिनिधित्व देने के मामले में। परंतु यह भी याद रहे, जहां पर हम बात कर रहे हैं दिल्ली, पुडुचेरी और अब जम्मू कश्मीर, इसके अलावा इससे इतर जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी राज्यसभा में प्रतिनिधित्वता नहीं है, सदस्यता नहीं है। परंतु यह जरूर याद रखा जाए, हर एक केंद्र शासित प्रदेश का कोई सदस्य चयनित होकर, निर्वाचित होकर लोकसभा जरूर पहुंचता है। तो लोकसभा में सभी केंद्र शासित प्रदेशों की सदस्यता है या वहां पर प्रतिनिधित्वता है। जैसे बात करें चंडीगढ़, एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश, परंतु यहां से भी एक सांसद लोकसभा में चुनकर जाते हैं। तो लोकसभा में सभी केंद्र शासित प्रदेशों की प्रतिनिधित्व है, राज्यसभा में नहीं है, सिर्फ कुछ की है। वो हम याद कर लेंगे अपने प्रारंभिकी के सवाल के तौर पर। चलते हैं आगे और देखते हैं संसद के कार्य। अब देखिए, संसद जो भी है इसका प्रमुख कार्य तो यह है कि देश के लिए, समाज के लिए विधियों का निर्माण करे, विधियों को अधिनियमित करे। परंतु सिर्फ विधियों का अधिनियमन नहीं है, हमारी संसद बहुत सारे काम करती है। जैसे कि सबसे पहले हमने कहा विधायी कार्य, तो विधायी कार्य तो यही है कि कानूनों का निर्माण किया जाए, वो चाहे सिविल कानून है चाहे आपराधिक कानून है। तो जैसे बाल श्रम को रोकने के लिए हो सकता है, या फिर जो 3 तलाक के मसले थे उनके ऊपर विधान का निर्माण हो सकता है। लेकिन इसके अलावा अर्ध न्यायिक कार्य भी करती है। जब हम अर्ध न्यायिक कार्य कह रहे हैं तो जैसे हमने राष्ट्रपति में पढ़ा था कि राष्ट्रपति को यदि पद से हटाना है तो उनके ऊपर महाभियोग ये संसद के सदनों में चलाया जाएगा। अब यह तो न्यायिक कार्य हुआ ना, कि किसी व्यक्ति के ऊपर जो आरोप लगे हैं उन आरोपी को जांच करना, उन आरोपों की सत्यता स्थापित हो जाने के बाद उस व्यक्ति को पद से हटा देना, यह तो कहीं ना कहीं न्यायिक काम है। परंतु हमारी संसद यह न्यायिक काम कर रही है तो इसको अर्ध न्यायिक कार्यों में गिना जाता है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जी को हटाना, या आगे हम पढ़ेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश हैं इनको भी पद से हटाने की कार्यवाही वो संसद के सदनों में ही की जाती है। तो अर्ध न्यायिक कार्य भी ये करती है। इसी के साथ आपके विचारशील कार्य, मतलब के देश को, समाज को, लोगों को प्रभावित करने वाले जितने भी मुद्दे हैं उनको यहाँ पर विचार के लिए लाया जाता है, उनके ऊपर विचार विमर्श किया जाता है, वाद विवाद किया जाता है, ताकि समाज और देश की बेहतरी के लिए कुछ कदम उठाए जा सके। साथ ही प्रामाणिक जानकारी का स्रोत हैं। प्रामाणिक जानकारी का स्रोत देखिए, कभी भी पत्रकारिता जगत यदि हमें कोई खबरें पहुंचाता है देश प्रशासन से जुड़ी हुई, वो चाहे टेलीविजन हो सकता है, अखबार या पत्रिकाएं हो सकती हैं, तो कई बार यह अपने फायदे नुकसान को देखते हुए खबरों को तोड़ मरोड़ के पेश कर सकते हैं। जैसे आज का एक पूरे के पूरे मीडिया समूह को
आमतौर पे अब गोदी मीडिया या ऐसे शब्दों से हम बुलाने लगे हैं। मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो खराब ही काम कर रहे हैं, हम उनकी सत्यापन नहीं कर रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं एक प्रश्नवाचक चिन्ह तो आ ही गया है कुछ जो पत्रकार हैं उनकी भूमिका के ऊपर। तो हो सकता है कि वहां पर आपको प्रमाणिक जानकारी ना मिल रही हो, और कई बार तो हमने देखा भी है कि कई मामलों में सरकार ने खुद फाइन किया है बहुत सारे पत्रकार समूहों के ऊपर कि आपने गलत जानकारी दी है। अब प्रमाणिक जानकारी का स्रोत मतलब कि संसद के सदनों की जो कार्यवाही चल रही है, तो देश में समाज के अंदर और उसके ऊपर सरकार क्या निर्णय ले रही है, संसद क्या कानून बनाने जा रहा है, यहाँ पर जो भी वाद विवाद होता है उससे प्रमाणिक जानकारी हम तक पहुंचती है। इसके अलावा यहीं पर हम देखेंगे जैसे कि प्रश्नकाल होता है या शून्यकाल होता है, तो प्रश्नकाल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं सरकार से, मंत्रियों से, उनके जवाब में प्रमाणिक जानकारी दी जाती है जो देश के लोगों तक भी पहुंचती है। तो एक प्रमाणिक जानकारी के स्रोत के तौर पे काम करते हैं। और फिर बहुत अहम क्या कि एक तो मंत्री परिषद को सदस्य प्रदान करता है और साथ ही मंत्री परिषद पर लोकतांत्रिक नियंत्रण का काम करता है। मतलब एक तो हमने क्योंकि संसदात्मक प्रणाली की अवधारणा अपनाई है, संसदात्मक प्रणाली के अंदर जो आपकी कार्यकारी है, जो कार्यकारिणी है, या सीधे कहें तो मंत्री परिषद है, ये आपके संसद के भी सदस्य होते हैं। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री और बाकी मंत्री, उनके लिए संसद के किसी सदन की सदस्यता जरूरी है। 6 महीने की हम बात कर लेंगे आगे कि 6 महीने तक बिना संसद के सदस्य बने भी कोई मंत्री पद पर रह सकता है, पर 6 महीने से पहले पहले उनको संसद के किसी सदन की तो सदस्यता लेनी ही होगी। तो कुल जमा बात ये कि संसद के सदनों से ही हमें मंत्री परिषद भी प्राप्त होता है, और साथ ही संसद और इसके जो सदन हैं वो सरकार के ऊपर, मंत्री परिषद के ऊपर लोकतांत्रिक नियंत्रण करने का काम करते हैं। अब ये लोकतांत्रिक नियंत्रण कैसे रखा जाता है, हमने अभी बात की प्रश्नकाल के दौरान, या फिर जो भी विचारशील कार्य हैं इनके द्वारा। मतलब प्रश्नकाल तो बहुत ही अच्छा एक सिस्टम है, किस तरीके से कि विपक्ष भी और या कोई और सांसद प्रश्न पूछ सकता है कि भाई हमारे गृह मंत्री साहब आप जरा खड़े हो जाइए, भाई जरा ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक भयानक घटना हमें देखने को मिली है जिसमें 2 लड़कियों को बलात्कार के बाद पेड़ से लटका दिया गया है। तो पहले निर्भया, फिर कठुआ, अब हाथरस। तो गृह मंत्री जी आप बताइए, क्योंकि देश की कानून व्यवस्था के जिम्मेवार तो आप भी हैं और जो आईपीएस काडर है वो आपके भी कंट्रोल में आता है, तो बताइए सरकार क्या कदम उठा रही है। भाई हमारे वित्त मंत्री जी जरा खड़े हो जाइए, ये बताइए भारत में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या के लिए आप क्या कर रहे हैं। कृषि मंत्री जी आप खड़े हो जाइए, कृषि कानून वापस हो गए वो एक बात, लेकिन भारत में जो किसानों की आत्महत्या की दर है ये नहीं घट रही है, ये बढ़ती चली जा रही है। तो बताएं कि कृषि मंत्रालय ऐसे क्या कदम उठा रहा है कि भारत में किसानों की आत्महत्या रोकी जा सके। तो इस तरीके से एक लोकतांत्रिक नियंत्रण का काम करते हैं, क्योंकि मंत्री परिषद को हर वक्त याद रहना चाहिए कि उनके किसी भी कार्य के लिए स्पष्टीकरण उनको संसद में जाकर देना होगा। इससे आगे चलें तो वित्त व्यवस्था को भी नियंत्रित करता है। वित्त व्यवस्था को इस तरीके से नियंत्रित करता है क्योंकि जो केंद्रीय बजट है जिसमें पूरे साल के लिए खर्चा और आमदनी की मदें तय की जाती हैं, भारत के जो केंद्र सरकार है उसके हर मंत्रालय और हर विभाग की, तो इसको संसद से ही पास कराया जाता है। और बजट सत्र जब हम देखेंगे तो एक लंबा सत्र जो जनवरी से लेके, जनवरी के आखिर से मान लें, जो अप्रैल तक चलता है, मार्च आखिर तक आप मान लें, तो इस सारे सत्र के दौरान जो ज्यादातर काम हो रहा है, मुख्य काम हो रहा है, वो बजट के ऊपर ही काम हो रहा है। वो चाहे संसद के सदनों में हो रहा हो, चाहे जो संसद की कमेटियां हैं उनके अंदर हो रहा हो, पर बजट के ऊपर ही काम हो रहा होता है। सो ये बहुत सारे काम याद रखेंगे, और प्रारंभिकी में यदि हमें कथन के तौर पर आ गया कि कौन सा कार्य संसद कर सकती है, नहीं कर सकती है, तो हम आसानी से उस प्रश्न को हल कर पाएंगे। आगे चलते हैं और अब समझते हैं अहर्ताएं। मतलब अगर आप भारत के संसद के किसी भी सदन की सदस्यता लेना चाहते हैं, उसमें चयनित होना चाहते हैं या निर्वाचित होना चाहते हैं, तो क्या अहर्ताएं होनी चाहिए। सबसे पहले भारत का नागरिक होना, यह तो सभी संवैधानिक पदों के लिए जरूरी है। इसके साथ ही लोकसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष की उम्र और राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष की उम्र निर्धारित की गई है। साथ ही लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। हमने पहले ही बात की है, भारत में पंचायत से लेकर राष्ट्रपति तक के लिए जो निर्वाचन प्रक्रिया है उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि लाभ के पद पर व्यक्ति ना हो।
मतलब अगर आप लाभ के पद पर हैं, मैं अभी सरकारी नौकरी कह लूं, तो सरकारी नौकरी से आपको त्यागपत्र देकर फिर आप निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। सरकारी पद पर रहते हुए निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। इसी के साथ किसी भी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आप एक पंजीकृत मतदाता हों। अब यह समझ लें कि यह जरूरी नहीं कि जिस राज्य से आप लोकसभा या राज्यसभा का निर्वाचन लड़ रहे हैं उसी राज्य में आप एक पंजीकृत मतदाता हों, यह जरूरी नहीं है। भारत देश के किसी भी क्षेत्र में आप एक पंजीकृत मतदाता हैं, आपका वोट बना हुआ है, तो आपकी अर्हता है कि आप भारत में कहीं से भी राज्यसभा या लोकसभा का निर्वाचन लड़ सकते हैं, उस चुनाव में आप प्रतिभाग कर सकते हैं। अब इसको उदाहरण के तौर पर समझने के लिए सनी देओल साहब का उदाहरण ले लेते हैं। अब सनी देओल साहब एक प्रसिद्ध अदाकार भी हैं, मुंबई में के वो मतदाता हैं, परंतु वो लोकसभा के सदस्य बने हैं गुरदासपुर पंजाब से। तो मतदाता चाहे महाराष्ट्र में है वो, परंतु वो चुनाव पंजाब से भी लड़ सकते हैं। और इसी तरह यदि हम राज्यसभा की बात करें तो यह भी सनद रहे कि 2003 से पहले ऐसी व्यवस्था थी कि जिस राज्य से आप राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे हैं उस राज्य में आप मतदाता के तौर पर दर्ज होने चाहिए, परंतु 2003 के बाद यह नियम हटा लिया गया है और अब भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में यदि आप एक पंजीकृत मतदाता हैं तो किसी भी राज्य से आप राज्यसभा का इलेक्शन लड़ सकते हैं। अब आगे आते हैं और देखते हैं अयोग्यताएं। अर्हताएं देख ली हैं तो निहर्ताएं भी देख लेते हैं। अब एक तो बात समझ में आ गई है कि जो भी अर्हताएं हैं यदि वह अर्हताएं व्यक्ति उसके पास नहीं होंगी तो वही निर्हरता के तौर पर बन जाएगी, वही अयोग्यता बन जाएगी। जैसे अगर भारत का नागरिक होना एक अर्हता है तो अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी नागरिकता का, भारतीय नागरिकता का त्याग कर दे या किसी और देश की नागरिकता ले ले तो फिर इस आधार पर उसकी जो सदस्यता है लोकसभा या राज्यसभा की ये भी चली जाएगी। बाकी हम अयोग्यताएं देख लेते हैं। एक लाभ का कार्यालय, यदि आप लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होते हुए और किसी लाभ के पद पर आ जाते हैं तो भी आपको अयोग्य करार दे दिया जाएगा। साथ ही यदि विकृत चित्त है, और न्यायालय ने ऐसी घोषणा की है, विकृत चित्त मतलब के पागलपन। देखिए यूं कहा जाता है कि सांसद बनने के बाद दिमाग तो सभी के खराब होते हैं, परंतु इस हद तक खराब ना हो कि आपको पागल करार दे दिया जाए और साथ में न्यायालय द्वारा उसको स्वीकृत भी कर लिया जाए कि हाँ ये पागल है, तो फिर उस दौरान अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। आगे देखें तो घोषित दिवालिया, जिसको अंग्रेजी में बैंक करप्ट कहते हैं, तो बैंक करप्ट होना, दिवालिया होना, विजय माल्या होना, यह अयोग्यता की श्रेणी में आएगा। आगे देखें तो समय के भीतर चुनावी खर्चे का लेखा जोखा, चुनाव होने के बाद जिस दिन निर्णय आता है उसके 30 दिन के अंदर अंदर जितना भी आपने चुनाव के ऊपर खर्च किया है वो सारा का सारा चुनाव आयोग के पास जमा कराना होता है। यदि ये जमा नहीं कराएंगे तो भी अयोग्य करार दिया जा सकता है। इसके अलावा यदि विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के लिए सजा मिलती है, जैसे कि सामाजिक अपराध, अस्पृश्यता को बढ़ावा देने के लिए दहेज या सती प्रथा को कोई बढ़ावा देता है और इस पर यदि दोष सिद्ध हो जाए, सजा की तो बात बाद में है, यदि सिर्फ दोष सिद्ध भी हो जाए और 1 दिन की भी सजा हो जाए तो भी अयोग्य साबित कर दिया जाएगा। साथ ही दल विरोधी, दल बदल विरोधी कानून, मतलब एक पार्टी के कोई सदस्य हैं जो सांसद बने हैं, वो अपनी पार्टी छोड़कर कोई और पार्टी ज्वाइन कर लें। जैसे मान लीजिए कांग्रेस के सदस्य हैं, कांग्रेस के ही टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा और वो लोकसभा सदस्य बन गए। अब वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर यदि बीजेपी ज्वाइन कर लें, तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लें, तो इनकी सदस्यता भी चली जाएगी। और साथ ही सबसे अहम, आपराधिक मामलों में दोषी जिसके परिणाम स्वरूप 2 वर्ष या उससे अधिक का कारावास हो जाए। और याद रखें इस सूरत में जो अयोग्यता है वो कारावास का समय पूरा होने के बाद 6 वर्ष और भी लागू रहेगी। मैं कहना यह चाहता हूं यदि किसी व्यक्ति को 2 वर्ष का कारावास हो गया तो 2 वर्ष के लिए अयोग्य हो गया, अब वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। अपनी सजा पूरी करने के बाद वह 6 वर्ष और चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो इसमें आप देखें कुल 8 साल का हो गया। ऐसे ही देखें यदि किसी को 5 वर्ष की सजा हुई है तो फिर 5 वर्ष के लिए तो अयोग्य है ही है, अपनी सजा काटने के बाद वह 6 वर्ष तक और चुनाव नहीं लड़ सकता है, चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया गया। इस सूरत में 11 साल की अयोग्यता हो जाएगी। ज्यादा जानकारी चाहिए तो राहुल गांधी साहब को फोन कर लीजिए, क्योंकि राहुल गांधी साहब के ऊपर यही लाजिम किया गया है। मानहानि के एक केस में सूरत के एक न्यायालय ने राहुल गांधी जी को 2 वर्ष का कारावास दिया। इस 2 वर्ष के कारावास की वजह से उनको लोकसभा की सदस्यता भी गंवानी पड़ी है। अब या तो उच्च न्यायालय से वो बरी हो जाएं
और अगर उच्च न्यायालय से बरी नहीं होते हैं और भी कुछ कानूनी तरह के दावपेच हैं जिससे उनको कुछ मदद मिल सकती है, हम अलग से इसके बारे में बात कर लेंगे। पर हम जो इस वक्त उदाहरण की बात कर रहे हैं वो ये कि अगर राहुल गांधी जी की ये सजा बरकरार रहती है तो पहले 2 साल की सजा काटेंगे और 2 साल की सजा काटने के बाद 6 साल तक और वो निर्वाचन प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएंगे प्रत्याशी के तौर पर। तो यह शर्त है आपकी 2 साल की सजा। अब अगर हमें इतना समझ में आ गया है तो बस एक बात आपको और याद रखनी है, खासकर प्रारंभिकी परीक्षा के लिए, कि यह जो 2 शर्तों की हम बात कर रहे हैं, जैसे एक तो विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और उसमें दोष सिद्ध हो जाने पर अयोग्यता, और 2 वर्ष का किसी भी आपराधिक कृत्य में दोषी सिद्ध हो जाना और उसके बाद 6 साल के लिए और अयोग्य हो जाना। यह जो दोनों शर्तें हैं यह संविधान की उपज नहीं है, संवैधानिक प्रावधान से नहीं आती है, वरन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 से आती हैं। तो यह संसद द्वारा बनाए गए एक कानून का प्रतिपादन है, संवैधानिक व्यवस्था का प्रतिपादन नहीं है। और अगर इसको बिल्कुल हम तकनीकी तौर पे देखें तो जो हम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 कानून की बात कर रहे हैं उसमें एक धारा 8 है। 8 का जो पहला उपबंध है वो कहता है कि दहेज, अस्पृश्यता, सती ऐसे सामाजिक अपराधों के लिए तो यदि सिर्फ दोष सिद्ध भी हो जाता है और 1 दिन की भी सजा हो जाए तो भी अयोग्य करार दे दिया जाएगा। और इसी धारा 8 का जो उपबंध 3 है इसके तहत यह बात लिखी गई है कि किसी भी आपराधिक कृत्य में दोषी सिद्ध होने के बाद यदि 2 साल या उससे ज्यादा का कारावास, उससे ज्यादा की सजा हो जाए तो फिर अयोग्यता हो जाएगी। तो याद क्या रखना है कि यह संवैधानिक प्रावधान नहीं है वरन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की उपज है। आगे चलते हैं और देखते हैं परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 और इसी के साथ समझेंगे लोकसभा की निर्वाचन प्रक्रिया को। अब यूं देखें कि एक तो किसी भी राज्य को जो सीटें आवंटित की गई हैं लोकसभा की, उसके लिए उतनी ही सीटों के साथ राज्य को बांट लिया जाएगा निर्वाचन क्षेत्रों में। अब सबसे पहले यह याद रखें, आमतौर पे तकनीकी रूप हम बाद में देखते हैं कि किसी भी राज्य को जो सीटें आवंटित की गई हैं वह उस राज्य के जो वहां की जनसंख्या है उसके सापेक्ष में आवंटित की गई हैं। मतलब यदि उत्तर प्रदेश को 80 सीटें हैं लोकसभा की और पंजाब को 13 या हरियाणा को 10, तो फिर यह किस सापेक्ष में है? यहां की इन राज्यों की जनसंख्या के सापेक्ष में ये सीटें दी गई हैं। तो जहां जनसंख्या ज्यादा है वहां पे ज्यादा सीटें होंगी, जहां जनसंख्या कम है वहां पर कम सीटें कर दी जाएंगी। पर हम ये देखते हैं कि फिर निर्वाचन प्रक्रिया किस तरह होगी। तो आम शब्दों में समझें तो होगा यह कि जैसे उत्तर प्रदेश है तो पूरे उत्तर प्रदेश को 80 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटना होगा। तो ऐसे 80 निर्वाचन क्षेत्र तैयार कर लिए जाएंगे, या यूं कहें कि समस्त उत्तर प्रदेश के भूभाग को, उनके जिलों को, उनके कस्बों को, उनकी नगरपालिकाओं को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित कर दिया जाएगा। 80 ऐसे निर्वाचन क्षेत्र तैयार किए जाएंगे। इन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में कितने भी जो सदस्य हैं वो प्रतिभाग कर सकते हैं निर्वाचन प्रक्रिया में, बट चुनकर सिर्फ एक व्यक्ति ही जाएगा। तो ये जो निर्वाचन क्षेत्र होगा यहां से सिर्फ एक व्यक्ति को चुना जाएगा और सरल मतदान प्रक्रिया से चुना जाएगा। मतलब कि यहां पर एक तो प्रत्यक्ष चुनाव होगा, एक निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले जितने भी पंजीकृत मतदाता हैं वो अपने सीधे वोट से अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे, और चाहे 5 सदस्य लड़ रहे हों, प्रतिभाग कर रहे हों, या 10 कर रहे हैं या 15 कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु जिस भी प्रत्याशी को सबसे ज्यादा मतदान मिलेंगे वह व्यक्ति इस निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि के तौर पर चुन लिया जाएगा। एक ही व्यक्ति चुनकर लोकसभा जाएगा। अब आते हैं इस तरफ कि ये जो सारा हमने देखा है सिस्टम के 80 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, या पंजाब को 13 में बांट लेंगे, हरियाणा को 10 में बांट लेंगे, ये काम कौन करता है और परिसीमन का काम किस तरीके से किया जाता है। तो हमें निर्वाचन की प्रक्रिया तो समझ में आ गई है, ये हम देखते सुनते भी रहते हैं तो हमें समझ में आसानी से आ जाती है बात। लेकिन जो हमें तकनीकी रूप से समझना है वो है परिसीमन। तो एक तो परिसीमन आयोग अधिनियम बनाया गया है 1952 के तहत, और इसमें एक परिसीमन आयोग होता है। यह संवैधानिक संस्था ना होकर बल्कि आपके कानून से मिलने वाली एक संस्था है। अब यह परिसीमन आयोग ही इस परिसीमन का कार्य करेगा। मतलब जो निर्वाचन क्षेत्र बनाए जा रहे हैं
जो उनकी सीमा तय की जा रही है यह परिसीमन आयोग तय करता है। अब संसद ने 1952 में, 62 में, 72 में और 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया था। सरकार के पास शक्ति है, परिसीमन आयोग अधिनियम के द्वारा तो सरकार बना देती है। अब इस सब के अंदर हमें जो याद रखना है वो ये कि देखिए, संविधान ये कहता है कि जो परिसीमन होगा, जो राज्यों को सीटें आवंटित की जाएंगी, ये जनसंख्या के आधार पर होंगी। हमने अभी बात की थी। और ये जनसंख्या का फिर आधार क्या लेना है, तो हर 10 साल पर जो जनगणना होती है उस जनगणना को जनसंख्या का आधार बनाकर सीटें आवंटित की जाएंगी। मतलब हर 10 साल पर जब नई जनसंख्या के आंकड़े आएंगे तो जिन राज्यों में जनसंख्या बढ़ी है वहां पर सीटें भी बढ़ा दी जाएंगी। यदि किसी राज्य में जनसंख्या कम हुई है तो सीटें कम कर दी जाएंगी और उसी हिसाब से फिर राज्य में परिसीमन किया जाएगा निर्वाचन क्षेत्रों का। परंतु 42 में संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा इस व्यवस्था में कुछ बदलाव लाए गए, बल्कि कहें तो इस व्यवस्था में एक रोक लाई गई। और 42 में संवैधानिक संशोधन 1976 में कहा गया कि जो जनसंख्या का आधार लेना है वो जो पिछली जनसंख्या, जो अभी जनसंख्या या जनगणना हुई है उसका आधार नहीं लेना है, वरन आधार लेना है 1971 का, और यह चलेगा 2000 तक। मतलब कि नई बढ़ी हुई जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित नहीं की जाएंगी। वजह था भारत में जनसंख्या विस्फोट। और भारत में जनसंख्या विस्फोट सभी राज्यों में नहीं हो रहा था। और बिना किसी अपमान के या अपमानजनक पंक्ति के कहूं तो भारत के उत्तर भारत में जो हिंदी पट्टी है यहाँ पर जनसंख्या विस्फोट ज़्यादा देखा गया। इसके उलट जो हमारे दक्षिण भारतीय राज्य हैं वहाँ पर जनसंख्या काबू करने के प्रयास रंग लाते हैं और 1980 के दशक के अंत तक तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में जनसंख्या वृद्धि पर कई हद तक काबू पा लिया जाता है। अब अगर आप यही व्यवस्था रखेंगे कि जो भी जनगणना हुई है सबसे नवीनतम उसके आधार पर यदि सीटें बढ़ाएंगे तो उत्तर भारत के कुछ राज्यों की सीटें संसद में बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, खासकर लोकसभा में, और दक्षिण भारतीय राज्य जिन्होंने अपने प्रयासों के बाद जनसंख्या को काबू किया है उनकी सीटें कम हो जाएंगी। तो जो शक्ति का संतुलन है लोकसभा में वो गड़बड़ा जाएगा। भाई ऐसी क्या वजह है कि हमारे 13 प्रधानमंत्रियों में से 9 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से आते हैं। यहां तक के गुजरात के जो नेता नरेंद्र मोदी जी आज तो सारे भारत के नेता हैं, बट जब 2014 में तो कहीं ना कहीं इनकी ख्याति गुजरात के नेता के तौर पे थी। तो इनको भी प्रधानमंत्री के लिए जब सांसद का इलेक्शन लड़ना है तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश आते हैं। ऐसी क्या वजह है? तो वजह एक बड़ी ये है कि यूं कहा जाता है कि भारतीय संसद का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है। 80 लोकसभा सीटें, मतलब कुल मिला के बात यह है कि आप उत्तर और मध्य भारत के कुछ राज्यों को काबू कर लीजिए जो बड़ी सीटों वाले राज्य हैं, और जो बाकी छोटे राज्य हैं वहां से कोई ना कोई जो क्षेत्रीय पार्टी है वो आपको समर्थन दे देगी और आपकी केंद्र में सरकार बन जाएगी। अब इसी शक्ति संतुलन में और ज्यादा बिगाड़ना है, इसके लिए इंदिरा गांधी जी के जमाने में 42वां संवैधानिक संशोधन कर दिया गया और कहा कि भाई नई जनसंख्या आधार नहीं लेना, 1971 की जनसंख्या का आधार लेंगे, साल 2000 तक ये सिस्टम चलेगा। मतलब कि साल 2000 में जाके देखेंगे कि क्या हमें इसी व्यवस्था को आगे बढ़ाना है या फिर जो नवीनतम जनगणना है उसके आधार पर सीटें आवंटित कर देनी है। साल 2001 आ गया, इसमें एक संवैधानिक संशोधन हुआ। मैं नहीं चाहता हूं कि आप इस पर अपना समय ज्यादा केंद्रित करें, बल्कि सीधे आते हैं कि आज की क्या व्यवस्था है। तो फिर 87 संवैधानिक संशोधन हो रहा है 2003 के अंदर, और इसमें बदलाव यह किया गया कि 2001 की जनगणना लेनी है 2026 तक, लेकिन किस काम के लिए? पुनः आरेखण के लिए और आरक्षण के लिए। कुल जमा बात याद रखें कि परिसीमन के लिए संवैधानिक नियम क्या कहता है। परिसीमन के लिए संवैधानिक नियम यह कहता है कि जो राज्यों को सीटें आवंटित की गई हैं लोकसभा में, उन सीटों का आधार है 1971 की ही जनगणना। अगर उत्तर प्रदेश को 80 सीटें हैं, हरियाणा को 10 लोकसभा के अंदर, तो यह 1971 की जनगणना के आधार पर है, 2011 की जनगणना के आधार पर नहीं है। और दूसरा, जब हम 2001 की जनगणना कह रहे हैं तो यह इसलिए है कि देखिए जब जनसंख्या बढ़ी तो ये जो संतुलन था सभी निर्वाचन क्षेत्र में, क्योंकि परिसीमन के लिए एक जरूरी शर्त यह है कि ये निर्वाचन क्षेत्र इस तरह से बनाए जाएंगे कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों में बराबर जनसंख्या आती हो, कहीं किसी निर्वाचन क्षेत्र में ज्यादा या दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में कम जनसंख्या ना हो, एक शक्ति संतुलन बना रहे। कोई भी जनप्रतिनिधि ये ना कहे कि मैं ज्यादा लोगों का प्रतिनिधि हूं तो मेरा मूल्य ज्यादा है, ऐसा नहीं होगा। तो इस तरह से बनाए जाते हैं निर्वाचन क्षेत्र के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में बराबर जनसंख्या
आती हो जहां तक संभव हो सके। अब यह संतुलन बिगड़ गया क्योंकि किसी निर्वाचन क्षेत्र में ज्यादा जनसंख्या हो गई, किसी में कम हो गई है। तो फिर यह कहा गया कि 2001 की जनगणना को आधार बनाएंगे और आप पुनः आरेखण कर सकते हैं, सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी राज्य में। परंतु यदि आप यह पाते हैं कि मान लीजिए किसी निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा है तो उसके कुछ क्षेत्र को आप दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में हस्तांतरित कर दीजिए ताकि जनसंख्या का संतुलन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में बराबर आ सके। तो एक तो 2001 की जनसंख्या का आधार हम लेते हैं पुनः आरेखण के लिए। आप बस जितनी भी सीटें हैं इनकी सीमा में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। और दूसरा आरक्षित सीटों के लिए हम आगे देखेंगे भी तो अनुच्छेद 330 है, 332 ये कहता है कि विधानसभाओं में और लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में सीटों को आरक्षित किया जाएगा, लेकिन इसके लिए भी जनसंख्या का आधार लिया जाता है। अब वहां पे भी यही था कि नवीनतम जनसंख्या का आधार लें, परंतु अभी जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें 2001 की जनसंख्या को आधार बनाया जाता है सीटों के आरक्षण के लिए। कुल जमा बात इतनी कि आपके राज्य में सीटें कितनी हैं यह निर्भर करता है 1971 की जनसंख्या के ऊपर, और आपकी राज्यों की जो सीटों का या निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन है, जो उनकी बाउंड्रीज हैं, सीमाएं हैं, यह किस आधार पर बनाई गई हैं? 2001 की जनसंख्या पे। और कितनी सीटें आरक्षित हैं आपके राज्य में लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में, इसका आधार भी होगा 2001 की जनगणना। तो ये कुल जमा बात हमें याद रखनी है, प्रश्न आसानी से हम उत्तर दे पाएंगे। आगे चलते हैं और समझते हैं अनुच्छेद 330 और जो भी इससे संबंधित चीजें हैं। तो जैसे हमने अभी बात की कि 330 ये कहता है कि जनसंख्या के हिसाब से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित होंगी, और अब हमें ये भी पता चल चुका है कि जो जनसंख्या की हम बात कर रहे हैं ये 2001 को आधार बनाया गया है। और 334 यह अनुच्छेद कहता था मूल रूप से 10 वर्षों के लिए है। मैं कहना यह चाहता हूं कि हमारी संसदात्मक प्रणाली में, अब वो चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, यहां पर जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पक्ष में सीटों को आरक्षित करने की व्यवस्था है मूल रूप से सिर्फ 10 वर्षों के लिए थी, और 10 वर्षों के बाद इस पर पुनर्विचार होना था। तो हर 10 वर्ष पर भारतीय संसद पुनर्विचार करती है, और अभी तक का इतिहास हमें यह बताता है कि हर 10 वर्षों पे पुनर्विचार के बाद यह माना जाता है कि अभी इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, और हर 10 वर्षों बाद संवैधानिक संशोधन द्वारा इसको 10 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है। तो जहां शुरुआती मूल संविधान में 10 वर्ष लिखा था, फिर 20 वर्ष लिख दिया, फिर 30, 40, 50 ऐसे आगे बढ़ाते आ रहे हैं। और फिर 104 संवैधानिक संशोधन 2020 के द्वारा ये जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण है इसको 10 वर्ष के लिए और आगे बढ़ा दिया गया। तो 2030 तक ये व्यवस्था चलेगी। और इसी वक्त हम यह भी याद कर लें कि इसी 104 संवैधानिक संशोधन द्वारा जो आंग्ल भारतीयों को मनोनीत किया जाता था लोकसभा के अंदर, और विधानसभाओं में भी एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत किया जा सकता था उसी आधार पर, जैसे हमने लोकसभा में बात की, वो व्यवस्था अब खत्म कर दी गई है। उसको 10 वर्ष आगे नहीं बढ़ाया गया है, परंतु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित सीटें हैं यह व्यवस्था 10 वर्षों के लिए आगे कर दी गई है। अब आते हैं कि इस वक्त, हालांकि ऐसा कोई आपसे परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा, परंतु हमें जान लेनी चाहिए इस तरह की चीजें कि इस वक्त अनारक्षित सीटें जो हैं वो लोकसभा में 412 हैं। इसी के साथ अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटों को आरक्षित किया गया है, और अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में 47 सीटों को आरक्षित किया गया है। इसी के साथ कुछ और अहम मुख्य बिंदु जान लेते हैं। हालांकि फिर मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि परीक्षा में आपसे पूछा जाए, पर जानकारी के लिए सही रहती हैं चीजें। 17वीं लोकसभा के बारे में अगर बात करें तो 7 चरण का चुनाव था, 39 दिन में ये पूरा हुआ, और अब तक का सबसे लंबा चुनाव काल किसी भी लोकसभा के लिए 17वीं लोकसभा के लिए रखा गया था। कुल 67% मतदान हुआ, और जो मुख्य बिंदु आप याद रखेंगे, कुल 78 महिला सांसद चुनी गई हैं, और अब तक की 17 लोकसभाओं में से अगर हम सभी के अंदर महिलाओं का प्रतिशत देखें तो यह सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा महिलाएं लोकसभा सांसद के तौर पर 17वीं लोकसभा में चुनी गई हैं। इसी के साथ आगे देखें तो अगर हम सीटों की बात करें तो बीजेपी को 303 सांसदों को जीत मिली थी, और 37% वोट, जितना भी 67% कुल मतदान हुआ था उसका 37% मिला है भारतीय जनता पार्टी को। इसके अलावा क्योंकि ये गठबंधन भी है जो आज की सत्तारूढ़
गठबंधन के तौर पे भी हम जानते हैं, वो है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तो इसको 353 सांसद मिलते हैं और 45% मत मिला है आपके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को। अगर कांग्रेस की बात करें तो 52 सांसद मिले थे, मतलब मिले थे या जीते थे, निर्वाचित हुए थे, लेकिन उनमें भी अब एक की कटौती हो चुकी है, राहुल गांधी जी की सदस्यता जा चुकी है। आगे देखें तो फिर क्योंकि कांग्रेस का भी एक बड़ा गठबंधन है, जो कांग्रेस उसमें नेतृत्व प्रदान करती है गठबंधन को, तो इसमें संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन है, इसके कुल 91 सांसद निर्वाचित होकर लोकसभा पहुंचे थे। याद रह जाए तो ठीक, रट्टा मारने नहीं बैठना है, क्योंकि अब समसामयिकी से बाहर हो चुकी है ये बात। आगे चलते हैं और समझते हैं राज्यसभा में निर्वाचन की प्रक्रिया। लोकसभा हम समझ चुके हैं, राज्यसभा को समझ लेते हैं। सर्वप्रथम जो मुख्य बिंदु याद रखना है वही है कि भारतीय संविधान की अनुसूची 4 में राज्यों के लिए राज्यसभा सीटों का आवंटन किया गया है। मतलब यह है कि अनुसूची 4 में सभी राज्यों के नाम लिखे हुए हैं और उनके सापेक्ष में लिखा हुआ है कि किस राज्य को कितनी सीटें आवंटित की जा रही हैं राज्यसभा के अंदर, और यह भी जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है। मतलब हमारे यहाँ अमेरिका जैसा सिस्टम नहीं है। जैसे अमेरिका की बात करें तो वहां पर उनकी राज्यसभा, जिसको सीनेट कहा जाता है, वहां पर हर राज्य से 2 ही व्यक्ति राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं सीनेट के अंदर। राज्य छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे किसी राज्य की अमेरिका में जनसंख्या ज्यादा है या कम है, परंतु सभी को बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया है उनकी सीनेट के अंदर। परंतु हमारे यहाँ जो हमारा राज्यसभा है, इसमें सभी राज्यों को उनकी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो जैसे बात करें, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सीटें जिसकी हैं राज्यसभा के अंदर, 31 सीटें हैं, लेकिन इसके अलावा आपको हरियाणा की 5 या फिर पंजाब की 7 राज्यसभा सीटें भी देखने को मिल सकती हैं। तो अलग अलग राज्यों को उनकी जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में सीटें आवंटित की गई हैं, जिसका वर्णन भारतीय संविधान की अनुसूची 4 में किया गया है। इसी के साथ याद रखेंगे, जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वह कहती है कि सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित विधायकों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के अनुसार चुने जाते हैं। मतलब कि राज्य की जनता वह मतदान नहीं करती है राज्यसभा के चुनाव के अंदर। पहले तो यही समझ लें कि राज्यसभा का प्रारूप क्या है। इसके नाम को जरा जानें तो ये राज्यों की सभा है। यहां पर राज्य अपना प्रतिनिधित्व पा रहे हैं। जो संघीय ढांचा है, संघीय प्रणाली है, उसके लिए एक संघीय सदन के तौर पर आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। तो यहां पर जो लोगों के निर्वाचित विधायक हैं, सिर्फ वह मतदान करेंगे। मतलब पहले लोगों ने अपने प्रतिनिधि चुने एमएलए के तौर पर, जिसको विधायक कहते हैं, और फिर वो विधायक जनता के लिए चुनते हैं या फिर राज्य के लिए चुनते हैं राज्य के प्रतिनिधि, जो राज्यसभा में राज्य को प्रतिनिधित्व देंगे। तो याद रखेंगे, सबसे पहले सिर्फ निर्वाचित विधायक ही मतदान करेंगे। मतलब यदि किसी राज्य में मनोनीत विधायक है, जैसे पहले व्यवस्था थी कि एक आंग्ल भारतीय को राज्य की विधानसभा में भी मनोनीत किया जा सकता है, तो मनोनीत सदस्यों को मताधिकार नहीं होता है राज्यसभा के चुनाव के लिए। सिर्फ निर्वाचित विधायक ही मतदान करेंगे और इसके आगे आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होगी और एकल संक्रमणीय मत के अनुसार चुने जाएंगे। यह सब व्यवस्थाएं हम राष्ट्रपति के दौरान अच्छे से समझ चुके हैं कि कैसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व के लिए किसी भी विधायक के मत का एक मूल्य निकाला जाता है, जो उसकी जनसंख्या, जो जनसंख्या का वो प्रतिनिधि है, उसके सापेक्ष में यह मूल्य निकाला जाएगा। और एकल संक्रमणीय मत भी हम जानते हैं, जहां पर वरीयता के अनुसार मतदान किया जाता है। अब मोटा माटी हमें यह समझ में आ रहा है कि किसी भी राज्य से जो राज्यसभा के सदस्य जाएंगे, वो कहीं ना कहीं विधानसभा में जो दलीय संख्या बल है उसके आधार पर निर्धारित होगा। जैसे मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण लूं, 31 सीटें हैं राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश की। अब अगर यहां पर हम जो दलीय सिस्टम है यहां पर अगर उसको देखें, तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के 255 विधायक हैं और जो मुख्य विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, इसके 109 विधायक हैं। तो हम समझ पा रहे हैं कि 255 संख्या बल के साथ जब ज्यादा निर्वाचित विधायक भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के प्रत्याशी के हक में वोट करेंगे, तो फिर हम उम्मीद करते हैं कि इन 31 सीटों पर जो उत्तर प्रदेश से ज्यादा प्रतिनिधि जाएंगे वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की पसंद वाले होंगे। और उसके बाद कुछ सीटें ऐसी होंगी जिन पर समाजवादी पार्टी के जो निर्वाचित विधायक हैं, क्योंकि 109 उनके पास भी हैं, तो कुछ वो चुने जाएंगे। तो कहीं ना कहीं किसी राज्य से जो प्रतिनिधि राज्यसभा में जा रहे हैं
वो इस बात पर निर्भर करता है कि उस राज्य की विधानसभा में किस दल के कितने निर्वाचित विधायक हैं। ज्यादा निर्वाचित विधायक होंगे जिस दल के, उसकी पसंद के लोग ज्यादा राज्यसभा पहुंचेंगे। और इसी प्रकार से फिर तय होती है राज्यसभा के अंदर किस दल का कितना संख्या बल है। वो राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित विधायकों की संख्या बल के अनुसार ही निर्णय लिया जाएगा। अब यहां पर यह भी जान लें और यह याद रखें, जब हम व्यवस्था को समझ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि 31 सीटों पर इकट्ठा ही इलेक्शन होगा, क्योंकि आगे हम देखेंगे जो राज्यसभा के सदस्य हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो अलग अलग वक्त पर अलग अलग लोग रिटायर कर दिए जाते हैं। तो ये लाजमी नहीं कि उत्तर प्रदेश की 31 सीटों पर या पंजाब की 7 सीटों पर इकट्ठा इलेक्शन हो सकता है 31 में से अभी सिर्फ 10, 12 या 7 सीटें खाली हुई, उन पर एक बार चुनाव होगा और बाकी पर समय आने पर किया जाएगा। यह उनके कार्यकाल से संबंधित है। आगे देखते हैं तो कार्यकाल, एक जरूर बात याद रखेंगे और प्रारंभिकी में बहुत एक संशय बनाया जाता है कि ये पूछ लेंगे कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना है और आगे 6 वर्ष लिख देंगे कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यह गलत कथन है। राज्यसभा का कोई कार्यावधि तय की ही नहीं गई है। राज्यसभा को कभी विघटित किया ही नहीं जा सकता है। राज्यसभा कभी भंग हो नहीं सकती है। ये हमेशा चलने वाला या फिर हमेशा बने रहने वाला सदन है। सत्रों में जरूर काम करता है परंतु कभी विघटित नहीं किया जा सकता है। और व्यवस्था यह रखी गई है कि राज्यसभा के जो सांसद हैं, एक तो राज्यसभा के सांसद का कार्यकाल 6 वर्ष है, तो इसमें फर्क तय कर लें। राज्यसभा की खुद की कोई कार्यावधि नहीं है एक सदन के तौर पर, यह हमेशा चलती रहेगी। लेकिन राज्यसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं उनकी कार्यावधि 6 वर्ष है और हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्य जिनकी कार्यावधि पूरी होती है उनको रिटायर कर लिया जाता है, उनकी जगह नए सदस्यों को चुन लिया जाता है। या फिर 12 मनोनीत हैं तो उनको मनोनीत कर लिया जाएगा। मतलब यूं समझें कि जैसे पहाड़ों पर हम कई बार जाते हैं और कोई माता का मंदिर होता है तो वहां पर कोई जोत जल रही होती है और कहते हैं जी यह जोत इतने सालों से लगातार जल रही, कभी बुझी नहीं है। तो होता यह कि जब उसमें घी कम पड़ने लगता है तो थोड़े दिन बाद उसके अंदर घी डाल दिया जाता है, जोत नहीं बुझने देते हैं। इसी तरह से आप समझ लें कि राज्यसभा को भी कभी विघटित नहीं किया जाता है। हर 2 साल बाद कुछ नए मेंबर इसमें चयनित कर लिए जाते हैं, परंतु ये सदा सतत बने रहने वाला सदन है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल है। लोकसभा 5 साल के कार्यकाल के बाद स्वतः ही विघटित हो जाएगी या फिर राष्ट्रपति के आदेश पर उसको भंग कर दिया जाएगा, परंतु राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती है। आगे चलते हैं और अब जब हम समझ चुके हैं लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचन की व्यवस्था, तो अब हम इनके कार्यों की तरफ आते हैं। उससे पहले फिर से प्रारंभिकी के कुछ प्रश्नों की तरफ आते हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण है लोकसभा के विशेषाधिकार और राज्यसभा के विशेषाधिकार। जब हम विशेषाधिकारों की बात कर रहे हैं तो व्यवस्था यह है कि जो लोकसभा के विशेषाधिकार हैं, यह कार्य, यह शक्ति सिर्फ लोकसभा के पास है, यह राज्यसभा नहीं कर सकती। और जब हम राज्यसभा के विशेषाधिकार पढ़ेंगे तो वह कार्य सिर्फ राज्यसभा में आरोपित किए गए हैं, लोकसभा वह कार्य नहीं कर सकती है। तो लोकसभा के कौन से विशेषाधिकार हैं? पहला, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व हैं और इसी वजह से अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही लाया और पारित किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध कभी भी राज्यसभा में नहीं लाया जाएगा, क्योंकि जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र सदन है वह लोकसभा है और यहां पर संख्या बल के आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा कि सत्तारूढ़ दल को सत्ता में बना रहने का हक है, मंत्रिपरिषद को सत्ता में बने रहने का हक है या नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव की मैं बात यह कर रहा हूं कि जब सरकार बनती है भारत में तो फिर उसको चाहिए होती है पूर्ण रूपेण बहुमत। मतलब कि अगर 543 सीट हैं लोकसभा के अंदर तो जिस भी राजनीतिक दल या राजनीतिक गठबंधन को 272 या इससे ज्यादा प्राप्त होंगे वो सरकार बनाएंगे। और किसी भी वक्त यदि सत्तारूढ़ गठबंधन या सत्तारूढ़ दल का जो संख्या बल है लोकसभा में ये 272 से एक भी नीचे चला गया तो फिर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा कि इस सत्तारूढ़ दल या गठबंधन के पास सदन का विश्वास नहीं है या सदन में जो बहुमत होना चाहिए लोकसभा के अंदर वो नहीं है। और अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो फिर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा, सारे के सारे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा, सरकार गिर जाएगी। याद रखें, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार एक मत से गिर गई थी। अगर एक भी सांसद उनके साथ होता तो सरकार बच जाती। तो एक भी कम हुए, सरकार गई। और यह काम सिर्फ लोकसभा में हो सकता है, राज्यसभा में नहीं हो सकता, क्योंकि राज्यसभा का निर्वाचन प्रक्रिया हमने भी देखी है, वो तो प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में नहीं आता, वो तो
अनेकों विधानसभाओं में जो दलों का संख्या बल है उसके हिसाब से दलगत राजनीति या दलगत संख्या बल तय होगा राज्यसभा का। वो सीधे तौर पे सरकार नहीं बनाता है। दूसरी तरफ आए तो लोकसभा में धन विधेयक और बजट पेश होता है। मतलब जो धन विधेयक है, आगे हम देखेंगे भी इसको, और साथ में जो बजट है, यह कभी भी राज्यसभा से इसकी शुरुआत नहीं की जा सकती है। इसको सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से ही शुरू किया जा सकता है। इसी के साथ राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने के लिए 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जो लोकसभा है इसको एक विशेषाधिकार या विशेष सत्र बुलाने का भी अधिकार दिया गया है। यदि देश में आपातकाल लगा हुआ है और लोकसभा के 1/10 सदस्य, 10% सदस्य यह लिखकर इच्छा व्यक्त करें कि हमें इस आपातकाल को खत्म करना है, तो 14 दिनों के भीतर भीतर लोकसभा का एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा और उस सत्र में साधारण बहुमत से तय किया जाएगा कि जो हमारी आपातकाल की व्यवस्था है या आपातकाल है इसको आगे लेके जाना है या यहीं खत्म कर देना। तो यह विशेष सत्र भी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का बुलाया जा सकता है, राज्यसभा का नहीं बुलाया जा सकता है। जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा है उसमें कथन के तौर पर तैयार कर लेंगे। आगे आते हैं राज्यसभा के कुछ विशेषाधिकार जो लोकसभा नहीं कर सकती है। तो उसमें देखते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 249 से यह व्यवस्था उपजती है कि यदि राज्यसभा किसी भी वक्त देश हित में यह प्रस्ताव पारित कर दे कि संसद को अधिकार दिया जाता है राज्य सूची पर विधि का अधिनियम करने के लिए, तो फिर संपूर्ण संसद को यह अधिकार मिल जाएगा कि वह राज्य सूची पर भी किसी विधि का अधिनियमन कर सकती है। मतलब जब हम अनुच्छेद या फिर कहें अनुसूची 7 पढ़ते हैं तो उसमें हमें 3 सूचियां मिलती हैं। केंद्र सूची है, इसके अलावा राज्य सूची है और समावर्ती सूची है। तो जो हमारी राज्य सूची है, इन पर जो बिंदु हैं, इन पर सिर्फ और सिर्फ राज्य की विधायिका ही विधि का निर्माण कर सकती है, हमारी संसद नहीं कर सकती है। परंतु यदि राज्यसभा यह प्रस्ताव पारित कर दे कि देश हित में अब यह जरूरी है कि संसद राज्य सूची के किसी बिंदु पर विधि को अधिनियमित करे, तो फिर संसद को यह अधिकार मिल जाएगा। ऐसा प्रस्ताव लोकसभा नहीं पारित कर सकती है। दूसरा आता है अगर नई अखिल भारतीय सेवा बनानी हो, यह उपजती है अनुच्छेद 312 से। जैसे कि हमारे यहाँ पर IAS है, IPS है, या फिर जो जंगलात महकमे के लिए इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज हैं। अगर इस आधार पर एक नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण करना हो तो यह भी संसद कानून द्वारा, विधि द्वारा करेगी। पर संसद कब कानून बना सकती है अखिल भारतीय सेवा के लिए, नई अखिल भारतीय सेवा को स्थापित करने के लिए? तो उसके लिए जरूरी है कि राज्यसभा पहले एक प्रस्ताव पारित करे इसी संबंध में। तो जब राज्यसभा देश हित में एक नई अखिल भारतीय सेवा के स्थापन के लिए प्रस्ताव को पारित करती है, तब संसद को यह अधिकार मिलेगा कि वह विधि द्वारा एक नई अखिल भारतीय सेवा का स्थापना कर दें। तो यह जो प्रस्ताव है यह भी लोकसभा नहीं राज्यसभा पारित करेगी। दूसरा, उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की जो शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 67 के अंदर, वो सिर्फ राज्यसभा से ही प्रक्रिया शुरू हो सकती है, लोकसभा से कभी नहीं होगी। हम पढ़ चुके हैं उपराष्ट्रपति के अंदर। और साथ ही यदि देश में आपातकाल की घोषणा की गई है, अब यह आपातकाल चाहे हमारा जो हम नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, या राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना है, या फिर जो हम फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं, वित्तीय जो आपातकाल है, इन तीनों ही आपातकाल का यदि उद्घोष भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया है, और इसको क्योंकि तीनों तरह के जो आपातकाल हैं इनको भारतीय संसद के सदनों से पारित कराना होता है, तो यदि उस वक्त लोकसभा नहीं है, लोकसभा भंग है, तो फिर अकेले राज्यसभा से उसका अनुमोदन करा लिया जाएगा और वो आपातकाल देश में तय समय के लिए लागू कर दिया जाएगा। तो हम अध्ययन करने जा रहे हैं संसद के सदनों के पीठासीन अधिकारियों से, जिनकी ये जिम्मेवारी होती है, उत्तरदायित्व होता है कि सभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से चला सकें, और भी बहुत सारी शक्तियां ऐसी पदों पे समाहित की जाती हैं। अब राज्यसभा का तो तय है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो भी भारत के उपराष्ट्रपति होंगे वह राज्यसभा के पदेन सभापति के तौर पर भी स्थापित किए जाएंगे। तो वहां पर पद तो चुन ही लिए गए हैं, और फिर जो वहां पर उपसभापति होंगे वो राज्यसभा आपस में से चुन लेगी। वो हमारा सिस्टम अलग है। लेकिन हम बात कर रहे हैं लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे और उपाध्यक्ष होंगे, इनके बारे में, जिसको अंग्रेजी में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी कहते हैं। अब अनुच्छेद 93 यह कहता है
कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सदन के सदस्यों द्वारा चुना जाएगा और जैसे भी सदन चाहे वैसी चुनाव प्रक्रिया मान ली जाएगी। मतलब यहां पर कुछ इस तरह का आनुपातिक प्रतिनिधित्व या फिर एकल संक्रमणीय मत की व्यवस्था नहीं की गई है। सभा, लोकसभा जैसे चाहे आपस में से, बस शर्त यह है आपस में से एक सांसद को अध्यक्ष और एक सांसद को उपाध्यक्ष चुन लेगी। अब भारतीय जो व्यवस्था है या संसदीय प्रथा है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, अध्यक्ष वो होता है जो सत्तारूढ़ दल द्वारा प्रस्तावित एक सांसद होता है और उपाध्यक्ष वह होगा जो विपक्षी दल द्वारा प्रस्तावित सांसद है। यह संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, वरन यह हमारी संसदीय प्रथा है जिसके द्वारा हम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का चुनाव करते हैं लोकसभा के अंदर। हालांकि इसमें एक बात याद रखें कि अभी कुछ दिन पहले ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस भी जारी किया है भारत के 5 राज्यों को और साथ में लोकसभा को भी या केंद्र सरकार को कि लोकसभा में अभी तक उपाध्यक्ष नहीं चुना गया है। यहाँ पर लिखा जरूर गया है कि चुना जाना है और यह संवैधानिक दायित्व है कि चुना जाना चाहिए, पर उपाध्यक्ष को नहीं चुना गया है क्योंकि एक बात हम याद कर लें, कहीं प्रारंभिक में हमसे पूछते हैं, कोई समय सीमा तय नहीं है। मतलब कि लोकसभा के गठन के बाद मान लीजिए चुनाव हुए, आम चुनाव, उसके बाद लोकसभा का गठन हो गया, अब कितने दिनों के भीतर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव करना है सदन को, यह तय नहीं किया गया है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं 2019 से लेकर अब तक लोकसभा में उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं कराया जा सका है। आगे देखते हैं अब यह व्यवस्था किस तरीके से काम करती है। एक चीज हम ये समझ चुके हैं कि चुनाव किस तरीके से होगा और हमारी संसदात्मक प्रथा क्या कहती है। अब देखते हैं निष्कासन के लिए। तो निष्कासन के लिए सीधा यह है, या तो एक दूसरे को लिखकर इस्तीफा दे दें, त्यागपत्र एक दूसरे को, मतलब जो उपाध्यक्ष है वो अध्यक्ष को और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को लिखकर इस्तीफा दे सकते हैं, अपना पद स्वयं ही छोड़ सकते हैं। इसके उलट अगर निष्कासन की विधि, तो निष्कासन की विधि यह कहती है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए एक तो निष्कासन विधि बिल्कुल सेम है, 14 दिन का एक नोटिस देना होगा। तो जो सदन है 14 दिन का एक नोटिस देगा ताकि जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हैं उनके निष्कासन की प्रक्रिया शुरू हो रही है वो अपना पक्ष तैयार कर सकें। इसके बाद जब भी 14 दिनों के बाद किसी भी दिन तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटा दिया जाएगा। इसमें बहुमत याद रखें, तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से, मतलब जो भी उस वक्त लोकसभा के सदस्य हैं, मतलब इसमें जो सीटें खाली पड़ी हैं उसको आधार नहीं बनाया जाएगा। जितने भी तत्कालीन सदस्य हैं उनके बहुमत से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उसके पद से हटा दिया जाएगा। इसमें आधार वगैरह कुछ बताया नहीं गया है कि क्या कारण होंगे। जैसे हमने राष्ट्रपति के वक्त देखा था कि कारण क्या होगा, संविधान की उल्लंघना, ऐसा कुछ जिक्र यहां पर नहीं किया गया है। अब इसमें हम एक तो बात समझ चुके हैं कि जो अध्यक्ष है, खासकर अगर हम अध्यक्ष के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें, तो अध्यक्ष वह है जिसको सत्तारूढ़ दल प्रस्तावित करता है अध्यक्ष पद के लिए। तो सत्तारूढ़ दल की ही मर्जी से इसको बनाया जा रहा है और आमतौर पर यह भी देखने में आता है कि सत्तारूढ़ दल से ही यह व्यक्ति होता है। जैसे इस वक्त की बात कर लें तो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला साहब, यह बीजेपी के ही एक सदस्य हैं और बीजेपी की टिकट पर कोटा राजस्थान से जीत कर आते हैं। उसके बाद पद पर बने रहने के लिए भी इनको सत्तारूढ़ दल का समर्थन चाहिए, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से हटाया जा सकता है, तो तत्कालीन सदस्यों का बहुमत का जो संख्या बल है यह सत्तारूढ़ दल के पास होता है, क्योंकि उनके पास तो जो भी सदन की कुल सदस्यता है उसका बहुमत भी उन्हीं के पास है। तो तत्कालीन सदस्यों का बहुमत तो सत्तारूढ़ दल के पास होगा ही होगा। तो पद पर इनको स्थापित करना और पद पर बने रहना भी यह कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल की कृपा दृष्टि पर ही आधारित है। यदि सत्तारूढ़ दल की कृपा दृष्टि हटी तो इनको पद से हटाया जा सकता है। यह सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि बड़ा जरूरी होता है किसी भी सदन के अध्यक्ष को पूरी तरह से निर्लिप्तता से काम करना, किसी भी दल के प्रति कोई झुकाव ना होना। परंतु हमारी व्यवस्था इस तरीके से है कि क्योंकि सत्तारूढ़ दल का गहरा प्रभाव है अध्यक्ष के पद के ऊपर या वो जो व्यक्ति वहां पर बैठा है उसके ऊपर, तो कहीं ना कहीं यह जो निर्लिप्तता वाला सिस्टम है यह भारत के लोकसभा में स्थापित नहीं हो पाता है। और आमतौर पर जो अध्यक्ष हैं, अब ये कोई भी दल हो, हम बात बीजेपी या कांग्रेस की नहीं कर रहे हैं, कोई भी दल हो, अक्सर जो अध्यक्ष है इसका झुकाव सत्तारूढ़ दल की तरफ देखा गया है। और कई मामलों में ऐसा झुकाव कि कौन सा धन विधेयक होगा या नहीं, यह निर्णय भी सत्तारूढ़ दल के इशारे पे करते नजर आते हैं। वो हम आगे कार्य एवं शक्ति में देख लेते हैं। तो आगे चलते हैं और समझते हैं
कि जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं लोकसभा के, क्या यह सिर्फ एक पीठासीन अधिकारी हैं? उनसे ज्यादा कहीं शक्तियां हमने अपने अध्यक्ष पद पर दी हुई है। तो कार्य एवं शक्ति की बात करें तो एक तो सदन में व्यवस्था बनाए रखना और सदन की मर्यादा और जो सांसद हैं उनकी मर्यादा का बचाव करना। तो जो भी काम संसद के सदन में चल रहा है, लोकसभा में चल रहा है, उसकी कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए अध्यक्ष पद जिम्मेवार होगा। और साथ ही सदन के भीतर लोकसभा की प्रक्रियाओं के संविधान और नियमों के प्रावधानों की अंतिम व्याख्या करना। मतलब कि जब सदन की कार्रवाई, लोकसभा की कार्रवाई चल रही है तो बहुत सारे कानूनों की व्याख्या की भी जरूरत पड़ सकती है, संविधान के किसी अनुच्छेद की व्याख्या की जरूरत पड़ सकती है। तो सदन के भीतर संविधान की व्याख्या या फिर किसी कानून के किसी प्रावधान उपबंध की व्याख्या जो अध्यक्ष पद कह देंगे वही मानी जाएगी। यहां पर प्रारंभिकी में जरा गौर करें, जब हम देश में देखते हैं कि पूरे देश में संविधान की व्याख्या किसकी मानी जाएगी, वो सर्वोच्च न्यायालय है। परंतु जब हम लोकसभा की बात कर रहे हैं तो जो यहाँ के सभापति हैं, अध्यक्ष महोदय हैं, इनकी व्याख्या को सदन के भीतर ही सर्वोपरि माना जाएगा। इसके साथ सदन को स्थगित करना, अल्प विराम देना। जैसे हमने राष्ट्रपति पढ़ते वक्त बात की थी कि संसद को सत्र के या सदनों को सत्र के लिए बुलाना, यह राष्ट्रपति की कार्यशक्ति है। सत्रावसान करना मतलब किसी सत्र की जो अवधि चल रही है उसको खत्म कर देना, सत्र का अंत कर देना, तो यह भी राष्ट्रपति की जिम्मेवारी है। और लोकसभा को भंग करना, यह भी राष्ट्रपति के कार्यक्षेत्र में आता है। परंतु इसमें याद रखें कि सदन को यदि स्थगित करना है, अल्प विराम देना है, सत्र को खत्म नहीं किया गया है बल्कि अल्प विराम दे दिया गया है कि भाई अगले दिन किसी तारीख पे, इस तारीख पे मिलेंगे। जैसे मैं कहूं तो हर शाम जो सदन है, वो चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, यह बंद नहीं होता है, इसको स्थगित किया जाता है ताकि अगले किसी दिन के किसी वक्त पे मिल सकें। इसमें दो तरह का स्थगन हो सकता है। एक तो स्थगन जो सामान्य तौर पर है, जिसमें अगले मीटिंग के लिए टाइम और दिन तय कर दिया जाता है। परंतु एक स्थगन होता है अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देना। आमतौर पर आपने इस तरह की बातें खबरों में सुनी होगी कि भारी हंगामे के बीच आज भी संसद की कार्रवाई को या फिर लोकसभा की कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। अनिश्चित काल मतलब अगली जो मीटिंग है उसका वक्त और उसका दिन तय नहीं किया गया है। तो दो तरह का स्थगन हो सकता है और यह लोकसभा में करते हैं अध्यक्ष पद। इसी के साथ कास्टिंग वोट होता है। कास्टिंग वोट मतलब जैसे हैं तो ये भी सांसद ही, परंतु यह किसी भी बिल के ऊपर सीधे तौर पर वोट नहीं करते हैं। कास्टिंग वोट का मतलब है कि जब किसी मुद्दे के ऊपर, मान लीजिए किसी बिल के ऊपर जब वोटिंग हो रही है, मतदान हो रहा है लोकसभा के अंदर, तो मामला 50-50 का हो जाए, मतलब 50% हाँ में 50% ना में, तो मानेंगे किसकी? उस स्थिति में जो अध्यक्ष है यह अपना कास्टिंग वोट कर सकते हैं, हाँ में भी कर सकते हैं, ना में भी कर सकते हैं। तो जो 50-50% पर एक बात खड़ी है उसको डिसाइड करने के लिए लोकसभा में अध्यक्ष पद मतदान कर सकते हैं। साथ ही दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी करते हैं। हम आगे देखेंगे खासकर अनुच्छेद 108 में, तो दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुला सकते हैं जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक जगह पर बैठ के कोई कार्रवाई चलाते हैं। तो उसकी अध्यक्षता भी लोकसभा के अध्यक्ष महोदय ही करेंगे। साथ ही जो सबसे अहम जिम्मेवारी या सबसे अहम शक्ति इनके पास है, कोई विधेयक, धन विधेयक है या नहीं, उस पर अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष का ही निर्णय अंतिम है। और यह ऐसा निर्णय है जिसको किसी अदालत में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। इनका अंतिम निर्णय, बाध्यकारी निर्णय होगा कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है अथवा धन विधेयक नहीं है। जैसे आधार बिल को लेकर हंगामा था या जीएसटी बिल को लेकर हंगामा था, तो उस पर भी जो अध्यक्ष महोदय का निर्णय था यही अंतिम और बाध्यकारी निर्णय था। आगे देखें तो दल बदल विरोधी कानून के तहत लोकसभा सांसद जिनकी सदस्यता जाएगी, जिनको अयोग्य करार दिया जाएगा, उस पर भी निर्णय लेने की शक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के पास है। सभी सदनों में जो भी पीठासीन अधिकारी होंगे उनके पास यह शक्ति होती है। राज्यसभा में ये वहां के सभापति के पास होगी। तो हम बात कर रहे हैं इस वक्त लोकसभा के अध्यक्ष की। तो यदि दल बदल के कानून के आधार पर किसी सदस्य की सदस्यता जाती है तो उस पर निर्णय लेने का अधिकार यह भी अध्यक्ष महोदय के पास है। अब इसमें भी एक रोचक बात यह थी कि शुरुआती दौर में जब 52 संवैधानिक संशोधन 1985 के रास्ते अनुसूची 10 में दल बदल का कानून लाया गया, दल के विरोध का कानून लाया गया, तो उस वक्त अध्यक्ष के निर्णय को अंतिम और बाध्यकारी बनाया गया था। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय किहोतो होलोहान केस के बाद
इनके जो निर्णय हैं, जो अयोग्यता ये फैसला कर रहे हैं, दल बदल विरोधी कानून के तहत इसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। दो चीजें याद करें, धन विधेयक पर इनके निर्णय को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है, परंतु यह दल बदल विरोधी कानून के ऊपर अयोग्यता अगर निर्णय लेते हैं कि कौन अयोग्य है, इस निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। कुछ और मुख्य बिंदु देखते हैं, जैसे कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक ये लोकसभा के सदस्य हैं। याद रखिए, लोकसभा की यदि सदस्यता गई तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उनके पद से हटा दिया जाएगा, वरन यह इसके उलट नहीं है। मतलब यदि किसी अध्यक्ष को उनके पद से हटाया जाता है तो इनकी लोकसभा की सदस्यता नहीं जाएगी, मतलब ये अपने अध्यक्ष के पद से उठेंगे और जाकर जो सांसद की इनकी सीट है वहां बैठ जाएंगे। परंतु यदि इनकी संसद की सदस्यता चली गई तो फिर यह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं रह पाएंगे। और इससे भी महत्वपूर्ण बिंदु याद रखेंगे जो प्रारंभिकी में कई बार पूछा गया है, जैसे कि लोकसभा भंग होने के बाद भी जो अध्यक्ष हैं यह अपने पद से तुरंत इस्तीफा नहीं देते हैं, बल्कि जो नवनिर्वाचित लोकसभा है उसकी जो प्रथम मीटिंग होने जा रही है उससे ठीक पहले अपना त्यागपत्र देते हैं। तो ये ऑफिस में बने रहते हैं। जैसे मैं प्रारंभिकी में यदि आपको एक कथन दूं कि जैसे ही लोकसभा भंग होती है, साथ ही जो आपके अध्यक्ष हैं लोकसभा के, इनके कार्यकाल का भी अंत हो जाता है। तो क्या यह कथन सही है? यह कथन गलत है, याद रखिएगा, क्योंकि लोकसभा भंग होने के बाद भी जो अध्यक्ष हैं यह अपने ऑफिस में बने रहते हैं, अपने पद पर बने रहते हैं, और नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली मीटिंग से ठीक पहले या कुछ दिन पहले ये अपना त्यागपत्र सौंप देंगे। और इसी के साथ याद रखें कि वेतन, जो इनका वेतनमान है, ये भारत की संचित निधि पे भारित होंगे, जिसके ऊपर संसद के सदनों में मतदान नहीं किया जा सकता है, सिर्फ उसके ऊपर बहस या विचार किया जा सकता है। आगे चलते हैं और समझते हैं सामयिक अध्यक्ष को। इस पर भी प्रारंभिकी में कुछ प्रश्न पूछे जा चुके हैं। सामयिक अध्यक्ष मतलब कुछ समय के लिए किसी को अध्यक्ष पद पर बिठाना। जैसे हमने अभी बात की कि भाई नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली मीटिंग से पहले जो पुराने स्पीकर साहब हैं, जो पुराने अध्यक्ष महोदय हैं, ये अपना त्यागपत्र दे देंगे। अब पहली मीटिंग होती है नवनिर्वाचित लोकसभा की। अब यहां पर कोई अध्यक्ष अभी चुना नहीं गया है, और अभी तो जो सांसद महोदय हैं उन्होंने शपथ भी नहीं ली अपने पद की, तो फिर अध्यक्ष का चुनाव कैसे करें, वहां पे मतदान कैसे करें? बिना शपथ के मतदान नहीं कर सकते हैं सदन के अंदर। तो इसके लिए व्यवस्था यह बनाई गई है कि कुछ समय के लिए सामयिक अध्यक्ष को चुना जाएगा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पीकर प्रोटेम, टेम्परेरी, कुछ वक्त के लिए। तो याद रखें, एक तो राष्ट्रपति अस्थायी रूप से अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सामयिक अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये शपथ भी अपनी राष्ट्रपति से ग्रहण करते हैं, और साथ ही ये लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक होते हैं। वरिष्ठतम ना सिर्फ आयु के सापेक्ष में, वरन जैसे हम सुनते हैं कि कई बार के फलां व्यक्ति हैं वो 5 बार लोकसभा सदस्य रहे, 4 बार लोकसभा सदस्य रहे, तो यह अपना जो इनका अनुभव है सांसदिक जीवन का, उसके द्वारा भी वरिष्ठतम है, ताकि जो भी सदस्य जाकर बैठे सामयिक अध्यक्ष की कुर्सी पर, उसको जो लोकसभा है उसके कायदे कानून नियम अच्छी तरह से पता हों। और इनके 2 ही काम हैं। तो एक तो याद रखें, जो भी नवनिर्वाचित लोकसभा है इसकी पहले ही बैठक की अध्यक्षता सामयिक अध्यक्ष करते हैं। मतलब प्रारंभिकी के कुछ प्रश्न जरूर तैयार करते रहें। देखिए, जो संसद है यह एक ऐसा बिंदु है जिससे ढेरों प्रश्न हमारी प्रारंभिकी और हमारी मुख्य लिखित परीक्षा में भी आते हैं। तो जो हमारे अध्ययन का माध्यम है, ना सिर्फ हमें अपने ज्ञान में वृद्धि करनी है, साथ साथ हमें यह भी तैयारी करनी है कि जो हम पढ़ रहे हैं इसको प्रश्नों के माध्यम से हमसे कैसे पूछा जा सकता है हमारी परीक्षा के अंदर। तो जैसे बात करें, ये सवाल आ जाए कि नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, और वहां पर आपको लुभावने कथन भी दिए जाएंगे, जैसे कह देंगे राष्ट्रपति साहब, या फिर पुराने स्पीकर साहब, या प्रधान, कुछ भी वो कह दें। तो याद रखें, उसके लिए सामयिक अध्यक्ष हैं, और इनके 2 ही मुख्य कार्य हैं। एक तो नए सांसदों को शपथ दिलाना, और फिर जब नए सांसद शपथ ले लेंगे तो फिर अध्यक्ष के चुनाव की अध्यक्षता करना। जब अध्यक्ष का चुनाव होगा लोकसभा के अंदर, तो उस सारी कार्रवाई की जो बागडोर है वो किसके हाथ में होगी? सामयिक अध्यक्ष के हाथ में होगी। स्पीकर के, अध्यक्ष के चयन की सारी प्रक्रिया का संचालन सामयिक अध्यक्ष साहब करते हैं। तो एक तो
ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि नवनिर्वाचित सदस्य किसके द्वारा लोकसभा में शपथ ग्रहण करते हैं, तो वो शपथ दिलाने का काम है सामयिक अध्यक्ष का। और साथ ही जो अध्यक्ष का चुनाव है, जो असल अध्यक्ष बाद में बनेंगे परमानेंट तौर पर, तो उनके चुनाव की सारी बागडोर सामयिक अध्यक्ष के हाथ में है। अब किसी एक दिन पर फिर क्या कर लिया जाएगा, ओथ दिला के फिर अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, अध्यक्ष साहब आएंगे, अपनी कुर्सी ग्रहण कर लेंगे और ये सामयिक अध्यक्ष वापस जाकर अपनी सांसद की सीट पर बैठ जाएंगे। और यह भी याद रखें कि उपाध्यक्ष का चुनाव सामयिक अध्यक्ष नहीं कराते हैं। उपाध्यक्ष का जो चुनाव कराया जाएगा वो जो अध्यक्ष चुने गए हैं उन्हीं की अध्यक्षता में कराया जाएगा। उस कार्यवाही का संचालन अध्यक्ष महोदय ही करते हैं। आगे देखते हैं और समझते हैं कि कुछ और जो पद हैं, जैसे एक है हमारी दोनों सदनों के अंदर नेता सदन और साथ में विपक्ष के नेता। अब यह कहीं संविधान में नहीं लिखा गया है, वरन यह तो जो अमेरिकी कांग्रेस है, जो हालांकि अमेरिका में जो उनकी पार्लियामेंट है उनको वो कांग्रेस बोलते हैं, हमारे यहाँ कांग्रेस एक पार्टी है, उनकी पार्लियामेंट का नाम कांग्रेस है। तो उनके जो कांग्रेस के दो सदन हैं, जैसे एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा है द सेनेट, वहां की यह व्यवस्था है। और वहां पर इन पदों को कहा जाता है मेजॉरिटी लीडर एंड माइनॉरिटी लीडर, दोनों सदनों में नियुक्त किए जाते हैं। तो नेता सदन और विपक्ष के नेता क्या हैं या प्रतिपक्ष के नेता क्या हैं, नेता प्रतिपक्ष कई बार हम कह देते हैं, तो याद रखेंगे जिस भी सदन से प्रधानमंत्री हैं वहां पर पदेन रूप से प्रधानमंत्री ही नेता सदन होंगे। तो इस वक्त अगर लोकसभा से हमारे प्रधानमंत्री आते हैं तो लोकसभा में जो पदेन नेता सदन है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और दूसरे सदन में प्रधानमंत्री किसी मंत्री को नियुक्त करते हैं नेता सदन के तौर पर। दोनों सदनों में होंगे नेता सदन। और फिर दूसरी तरफ विपक्ष के नेता, तो नेता प्रतिपक्ष कौन होंगे, इसके लिए कुछ शर्तें हैं। तो याद रखें, जो भी सदन के अंदर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष का पद दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ बड़ी पार्टी होने से नहीं, इस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के पास सदन की कुल संख्या के 1/10 सदस्य भी होने चाहिए। 10% सांसद इस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के पास होने चाहिए, तभी इस विपक्षी पार्टी के किसी नेता को नेता प्रतिपक्ष का पद दिया जाएगा। इसी के साथ यह भी याद रखें कि 1969 में पहली बार ऐसा जो पद है इसको बनाया गया था, स्थापित किया गया था, और 1977 में इसको वैधानिक स्थिति दे दी गई। ये एक वैधानिक पद है। और यह भी याद रखें कि कैबिनेट मंत्री के बराबर का वेतन दिया जाता है नेता प्रतिपक्ष को। लेकिन साथ ही यह भी याद रखें कि 2014 से लेकर अब तक लोकसभा में कोई भी नेता प्रतिपक्ष नहीं है। वजह यह नहीं कि बीजेपी बनने नहीं दे रही है, हाँ चुनावी तौर तरीके पे कह सकते हैं कि नहीं बनने दे रही है, परंतु मसला यह है कि ये संख्या बल किसी विपक्षी पार्टी को प्राप्त ही नहीं हो रहा है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी हो और साथ में 10% जो सांसद हैं वो उस पार्टी के हों। तो सबसे बड़ी जो विपक्षी पार्टी है 2014 में भी और 19 में, ये दोनों ही कांग्रेस है। ठीक है जी। तो जब हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की, तो याद रखें 2014 में सिर्फ 44 सांसद थे कांग्रेस के लोकसभा के अंदर, और चाहिए आपको 10%, 543 हैं इस वक्त। तो मैं मोटा मोटा 54.3 पर 54.3 क्या होता है, तो आप 55 मान लें, इस तरह का कुछ, इतने आपको चाहिए कम से कम। अब 44 पे सिमट गई लोकसभा के अंदर आपकी कांग्रेस। ठीक है, क्यों, मोदी जी आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। ज्यादातर जनता ने मोदी जी के ही जो बाकी सदस्य थे उनको वोट कर दिया या बीजेपी के सदस्यों को वोट कर दिया। यहां पर 44 पे सिमटे, नहीं नियुक्ति हो पाई। 2019 में क्या हुआ हश्र, तो 2019 में कांग्रेस फिर से सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी लोकसभा के अंदर, लेकिन इस बार सिमटे सिर्फ 52 पर। तो फिर से यह जो मापदंड है नेता प्रतिपक्ष का उसको नहीं छू पाई कांग्रेस भी। तो इस आधार पर नेता प्रतिपक्ष अभी लोकसभा में नहीं है। आगे देख लेते हैं और क्या चीजें हमारे पास हैं। जैसे एक है विप, जिसको कहा जाता है सचेतक। आमतौर पर यह विप के नाम पर विख्यात है। विप, अब यह भी समझ लें कि यह ना तो संसदात्मक प्रणाली में तो है, लेकिन संसदात्मक प्रथा के तौर पर है। संवैधानिक पद नहीं है या फिर किसी भी विधि में इसका जिक्र नहीं किया गया है। तो यह प्रथा के तौर पर चल रहा है, और यह संसद के सदनों की व्यवस्था ना होकर जो राजनीतिक दल हैं उनकी व्यवस्था है। मतलब हर एक राजनीतिक दल अपने राजनीतिक दल और उसके जो प्रतिनिधि सदन में गए हैं
उनके व्यवहार को रेगुलेट करने के लिए एक विप को स्थापित करता है। मतलब यूं समझें कि अब बीजेपी के लोकसभा में 300 से ज्यादा सांसद हैं। अब किसी खास दिन इनको बुलाना होगा, किसी खास मुद्दे पर क्या राय रखनी है, हाँ में बात करनी है, ना में ना बात करनी है, तो इन सब के लिए इन 300 लोगों से आपको संवाद कायम करना होगा। इसके लिए बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी किसी एक सांसद को विप के तौर पे तैनात कर देगी, सचेतक के तौर पे। अब इसकी जिम्मेवारी यह होगी कि जो भी पार्टी की राय है संसद की कार्रवाई में, उसको संवाद के जरिए इन सभी सांसदों तक पहुंचाए। जैसे किसी खास दिन सभी को उपस्थित रहना है, या किसी खास दिन किसी बिल के ऊपर जो वाद विवाद होगा उसमें पार्टी की जो राय है उस पर अपनी राय रखनी है, उससे भिन्न नहीं रखनी है। या फिर किस मुद्दे पर हमें हाँ या किस मुद्दे पर ना में वोट करना है। यह सब पार्टी के एक अनुशासन को, राजनीतिक दल के एक अनुशासन को स्थापित करने के लिए एक विप को स्थापित किया जाता है। अब यह याद रखें कि यह विप एक पद भी है और साथ में विप जो भी आदेश जारी करता है उसको भी विप कहा जाता है। मान लीजिए आज भारतीय जनता पार्टी के विप ने यह कहा कि किसी भी तारीख को 16 अप्रैल को सभी लोग संसद के लोकसभा सत्र में प्रतिभाग लेंगे, तो यह जो आदेश है यह भी विप ही कहा जाता है। और याद रखें, यदि विप के आदेशों की उल्लंघन कर दिया जाए तो फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है, यहां तक कि अगर पार्टी से निकाल दिया गया, मतलब जैसे विप का अगर उल्लंघन करते हैं तो हो सकता है राजनीतिक दल उसको अपने दल से निष्कासित कर दे। इस सूरत में दल बदल विरोधी कानून के जरिए उसकी सदस्यता भी जा सकती है। विप का उल्लंघन अनुशासनात्मक कार्रवाई को आकर्षित कर सकता है, यह जरूर याद रखना है। तो आज की कक्षा में जो हम समझे हैं, एक तो सबसे पहली बात जरूर याद रखिएगा, संसद की महत्वता क्या है, संसद की गरिमा और महिमा क्या है। तो उसके सापेक्ष में जो है वही हमें उत्तर लिखने होंगे। और साथ ही इसमें हमने क्या क्या आज किया है, तो हमने एक तो संख्या बल के ऊपर ध्यान दिया है कि कितनी अधिकतम संख्या लोकसभा और राज्यसभा के अंदर है और इस वक्त कितनी है। फिर हमने लोकसभा और राज्यसभा की चुनाव प्रणाली देखी है, निर्वाचन प्रणाली, और उसमें हम परिसीमन को भी समझ चुके हैं। इसी के साथ लोकसभा राज्यसभा के विशेषाधिकारों की बात की गई है और फिर लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद को हम समझ चुके हैं। और इसके अलावा सदन के नेता, नेता प्रतिपक्ष और विप जैसे पदों को हम समझ चुके हैं। इसके आगे अब हम जो अगली कक्षा करेंगे वो कहीं ना कहीं संबंधित होगी कि संसद जो संस्था है इसमें जो कार्यवाही चलती है, जो ये काम दिन प्रतिदिन पर करते हैं या सत्रों में करते हैं या यहाँ पर बिल कैसे पास किए जाते हैं, तो अगली कक्षा में हम संसद की कार्य प्रणाली के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।